नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया पर आज की सबसे बड़ी खबर जो है वो हैदराबाद नगर निगम चुनाव से जुड़ी हुई है। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव के रुझानों में टीआरएस आगे चल रही है। अब तक जो रुझान आए हैं उनमें टीआरएस 50 और बीजेपी 40 सीटों पर आगे चल रही है। एमआईएम भी 40 सीटों पर आगे चल रही है, वहीं कांग्रेस 2 सीटों पर आगे चल रही है। हैदराबाद नगर निगम की 150 सीटों के लिए वोटों की गिनती जारी है। खास बात यह है कि इस बार निगम चुनाव में ईवीएम की जगह बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से नतीजे आने में काफी वक्त लग सकता है। तो 50 सीटों पर टीआरएस आगे है और देखिए बीजेपी ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। बीजेपी और टीआरएस के बीच इस वक्त कांटे की टक्कर चल रही है। हैदराबाद नगर निगम ये चुनाव है और हैदराबाद निगम की अगर आप बात करें तो देश के जो 4 बड़े निगम हैं उनमें से एक ये माना जाता है। हैदराबाद नगर निगम में जो इलाका आता है उसमें 24 विधानसभा क्षेत्र और साथ ही 5 लोकसभा सीटें आती हैं। टीआरएस फिलहाल 50 सीटों पर आगे चल रही है, बीजेपी 40 सीटों पर आगे चल रही है और एमआईएम ने भी रफ्तार पकड़ते हुए 40 सीटों पर अपनी बढ़त बना ली है। पिछली बार जब ये चुनाव हुए थे तो उसमें टीआरएस ने 99 वोट्स जीत करके इस चुनाव को अपनी मुट्ठी में किया था और विजय पताका फहराई थी। इस बार इस चुनाव में सबसे खास बात ये देखने को मिली कि भले ये निगम के चुनाव हो, लेकिन इन चुनावों में बीजेपी ने अपने शीर्ष नेताओं की पूरी ताकत झोंक दी और इस वजह से ये चुनाव काफी दिलचस्प हो गए। इस बीच महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने हैदराबाद नगर निगम चुनावों में बीजेपी की मजबूत बढ़त को बीजेपी के बड़े नेताओं की मेहनत का नतीजा बताया है। वहाँ पर बदलाव के बयान साफ नजर आ रहे थे। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं ने, विशेषकर हमारे अध्यक्ष जी जगत प्रकाश नड्डा जी होंगे या फिर हमारे जो अमित शाह जी हमारे गृह मंत्री जी हैं, इन्होंने जिस प्रकार से वहाँ पर प्रचार किया है और एक पूरी भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से प्रचार किया है, मुझे लगता है कि उसके कारण लोगों में विश्वास तैयार हुआ और देश भर में आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के प्रति एक सकारात्मकता है, जिसके कारण लोग बीजेपी को वोट करना चाहते हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि एक प्रकार से सदर्न इंडिया के लिए, दक्षिण भारत के लिए एक नई शुरुआत है। और इस बीच बीजेपी सांसद डी अरविंद ने यह दावा किया कि हैदराबाद नगर निगम में बीजेपी की बड़ी जीत होगी। ये पेपर बैलेट है, शाम तक रुकते हैं, फिर भी ट्रेंड पता चल रहा है कि बीजेपी लीड कर रही है, काफ़ी कंफर्टेबली लीड कर रही है। ये हमें विश्वास भी था, आत्मविश्वास भी था, हमारा प्रयास भी था। आप शाम तक प्रदर्शन भी देखेंगे, बीजेपी अच्छी करेगी और टीआरएस पार्टी ऑलरेडी डर चुकी है। टीआरएस पार्टी और केसीआर, स्पेशली केसीआर डरा हुआ है। ये डर केसीआर में जो बीजेपी ने पैदा किया है, ये हमें चाहिए। ये हमारी विक्ट्री है। हैदराबाद में नगर निगम चुनाव पर पूरे देश की नजर है और बीजेपी वहां इस बार काफी बेहतर परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ बीजेपी के सीनियर लीडर आरपी सिंह जी मौजूद हैं। सर, इस बार हम देख रहे हैं कि हैदराबाद नगर निगम चुनाव में आप लोगों ने एक नेशनल लेवल का कैंपेन वहां पर किया और अब जब नतीजे और रुझान आने शुरू हुए हैं तो आप काफी बेहतर पिछली बार से परफॉर्म कर रहे हैं। देखिए, वो हैदराबाद का चुनाव हैदराबाद का एक कॉरपोरेशन का चुनाव समझिए। वो पूरे तेलंगाना रीजन के लिए एक मैसेज था कि बीजेपी ही एक ऑप्शन है, नेक्स्ट ऑप्शन बस बीजेपी है। और अभी रिजल्ट आएंगे, मुझे अपेक्षा है कि हम बहुत अच्छा करेंगे। पिछली बार 4 थे, इस बार बहुत ज़्यादा अच्छा करेंगे उनसे। और ऐसा भी हो सकता है कि जिसको भी सरकार बनानी पड़े हमारे कारण से बनाए, जहाँ हो सकता है वहाँ पर मेयर भी हमारा बने, ये भी स्थिति हो सकती है। परंतु अभी रिजल्ट आने दीजिए। परंतु मैसेज बड़ा क्लियर है कि तेलंगाना में बीजेपी अब आ गई है। ये बड़ा क्लियर मैसेज वहाँ दे दिया हम लोगों ने। तो ये तो वाकई में बहुत साफ तौर पे दिख रहा है कि हैदराबाद निगम चुनाव में बीजेपी काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। ताजा अपडेट के लिए सीधे रुक करते हैं हैदराबाद का ही। विक्रांत यादव हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। विक्रांत, इस वक्त मतगणना को लेकर लेटेस्ट अपडेट क्या है? देखिए, मतगणना चल रही है। लगभग सभी सीटों पर पहले चरण की मतगणना जो है वो लगभग पूरी हो चुकी है और अब सेकंड चरण अधिकतर सीटों पर शुरू हो गया है। इस समय हम बीजेपी दफ्तर में हैं। यहाँ पर बीच बीच में कार्यकर्ता आ रहे हैं और ज्यादातर उन्हें खुशी इस बात की है कि कम से कम पार्टी ने एक बड़ी ताकत बन करके पार्टी इस चुनाव में उभरी है। और नेहा, किसी भी पार्टी के लिए, क्योंकि बीजेपी यहाँ पर 4 सीटों वाली पार्टी थी और अब बीजेपी जितनी भी सीटें बढ़ाएगी तो बीजेपी का वो बढ़ती है। कुछ कार्यकर्ता भी यहाँ पर बैठे, उनसे बात करते हैं। किस तरह की आप लोगों को तो उम्मीद थी इस बार मेयर आपका बनेगा, लेकिन शायद मेयर ना बने, लेकिन बीजेपी बड़ी पार्टी बन रही है। साहब, हम 3 से ऊपर जा रहे हैं
पिछली बार 3 सीटें थी, आज हमारी 40, 50, 60 जितनी आएगी वो हमारे लिए बोनस है। और लोगों का उत्साह देख के ये लग रहा है कि 2023 में हमारी सरकार बनेगी, बिल्कुल बनेगी। इस बार आपके बड़े नेताओं ने भी यहाँ पर बहुत मेहनत की और कार्यकर्ताओं को लगा कि एक तरह से नया जोश दुबक की सीट जीतने के बाद यहाँ पर कार्यकर्ताओं में आया। तो जिस तरीके का रहा पूरा चुनाव प्रचार बड़े नेताओं के साथ, कैसे पार्टी को देख रहे हैं विधानसभा चुनाव में? अगर अमित शाह जी आने के बाद इतनी सीट आई है, अगर मोदी जी आते तो कितनी आती थी आप उसका अंदाज़ा लगा सकते। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मेरे जैसे लोगों को मान सम्मान मिलता है यहाँ पे। ये पार्टी में मैंने कांग्रेस में काम किया, टीडीपी में काम किया, कभी मान सम्मान नहीं मिला। और मैं 370 से प्रभावित होकर आया हूँ। 370 के पहले जो हमारे देश के जवानों के ऊपर पत्थर मारते थे, कुत्ते थे वो कुत्ते जो पत्थर मारते थे, मैं उनकी जितनी भी निंदा करूँ कम है। मैं अपने टीवी कभी बंद नहीं किया मैंने, और अपना मुंह पीटता था मैं। तो और देखिए 370 से प्रभावित होकर मैंने बीजेपी के साथ जुड़ गया मैंने, और निस्वार्थ काम कर रहा हूँ और आगे काम करूँगा। ना मेरे को टिकट लेनी है, ना इलेक्शन लड़ना है। लेकिन उतनी सीटें नहीं आती हुई दिख रही जितना बीजेपी कह रही थी कि हम लोग मेयर बनाएंगे, 100 से ज़्यादा सीटें लेकर के आएंगे। कहीं कुछ कमी रह गई? कुछ समय और मिलता तो ज़्यादा अच्छा बेहतर करती। एक्चुअली जो है, जो समय था वो काफ़ी कम समय था, और जो विधानसभा का चुनाव जो हुआ था दुबाका में, उसका परिणाम है जो आज केसीआर की राजनीति का चूल्हा हिल रहा है भाग्यनगर में। और भाग्यनगर की जनता जो है अभी जागरूक हो चुकी है। आने वाले समय में तेलंगाना विधानसभा के चुनाव के लिए ये एक चाबी का कार्य करेगा भारतीय जनता आप पार्टी। भाग्यनगर बोल रहे हैं हैदराबाद को, क्या भाग्यनगर यानी तय है कि बीजेपी जब भी आएगी सत्ता में नाम बदला जाएगा? नहीं, ये तो बहुत पुराना नाम है भाग्यनगर। भाग्यनगर का नाम हैदराबाद इन्होंने बदला है। भाग्यनगर जो इतिहास अगर आप देखेंगे हैदराबाद का, तो उसका पुराना जो नाम है वो भाग्यनगर ही है। भाग्यनगर से हैदरी बेगम से हैदराबाद किया गया। तो नया ये जो भाग्यनगर है, ये भी इस चुनाव में बड़ा मुद्दा बना था। आपको याद होगा योगी आदित्यनाथ ने अपनी सभा में बोला था कि जब फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या हो सकता है, इलाहाबाद का नाम बदल करके प्रयागराज हो सकता है, तो भाग्यनगर क्यों नहीं हो सकता। और एक और जो महत्वपूर्ण बात थी कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपना जब रोड शो शुरू किया था तो एयरपोर्ट से पहले वो सीधा भाग्य लक्ष्मी मंदिर गए थे। मंदिर की बड़ी मान्यता है, चार मीनार के साथ बगल में वो मंदिर है। अभी हालांकि वो बांस की खपच्चियों पर टिका हुआ मंदिर है, छोटा सा मंदिर है बिल्कुल, लेकिन उसी से उन्होंने पूजा करके अपना चुनाव प्रचार शुरू किया था। और भाग्य लक्ष्मी मंदिर के नाम पर ही कहा जाता है कि हैदराबाद का नाम भाग्यनगर था। और उस मंदिर को लेकर ये भी मान्यता है कि वो चार मीनार से भी ज्यादा पुराना है, 500 साल पुराना कहा जाता है उसे। हालांकि इसका कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है। जी, बहुत ही दिलचस्प बात आपने वहां पर पकड़ी विक्रांत। जैसे ही कार्यकर्ता ने भाग्यनगर बोला, आपने उसको उठाया, तो इससे समझ आता है कि बीजेपी किस लाइन पर आगे बढ़ रही है। जहां तक हैदराबाद की बात है, सीधे हम रुक करना चाहेंगे। संजय तिवारी भी हैदराबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, आपके पास इन चुनावों को लेकर लेटेस्ट अपडेट क्या है? नेहा, दरअसल बीजेपी के नेता जिस तरह से सोच रहे थे कि ये चुनाव के नतीजे उनके पक्ष में आएंगे, वो अभी तक के जो रुझान है उस हिसाब से उनको बढ़त बनती नहीं नज़र आई है। लेकिन हालांकि वो जो पार्टी के अंदर खाने की खबर हमारे पास है, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 40 से ज़्यादा सीटें होंगी। हालांकि वो दावा 100 सीटों का कर रहे थे, लेकिन 40 से ज़्यादा सीटों का वो उम्मीद लगा के बैठ रहे थे। अभी जो आंकड़े हमारे पास हैं, जिन सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है या फिर जो बढ़त बनाए हुए है, वो आंकड़े जो है वो 30 के आसपास आंकड़े मूव हो रहे हैं। तो उसी वजह से जो है पार्टी के जो तमाम लीडर हैं जो बीजेपी के स्टेट ऑफिस में बैठे हुए हैं, जो पार्टी के अध्यक्ष है संजय बंडी, इसके अलावा MOS होम जो है किशन रेड्डी, जो पिछड़ा वर्ग राष्ट्रीय मोर्चा के अध्यक्ष हैं लक्ष्मण, इसके अलावा जो है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष DK अरुणा, वो सब यहाँ पार्टी ऑफिस में मौजूद हैं। पार्टी के तमाम कार्यकर्ता वहाँ पर पार्टी के दफ्तर के अंदर हैं। कोई अभी सेलिब्रेशन का मूड यहाँ पर नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि नतीजे आना बाकी। हमारे साथ डॉक्टर मोहन गुप्ता मौजूद हैं। सर, जिस तरह का एक्सपेक्ट आप कर रहे थे, क्या उसी लाइन पर चल रहा है? क्या आपको उम्मीद अभी बनी हुई है, या आपको लग रहा है कि थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन से कम स्थिति हो रही है? जी नहीं आ रहा, हमारा एक्सपेक्टेशन इलेक्शन रेटोरिक की बात अलग है,
बट वैसा हमारा एक्सपेक्टेशन 40 सीट के पास आसपास का था और मुझे अभी भी लगता है कि 40 सीट के आसपास आ जाएंगे, 1-2 कम या ज़्यादा। तो हमारे एक्सपेक्टेशन से बहुत कम नहीं है। सेलिब्रेशन की भी तैयारी पूरी हो रही है, सेलिब्रेशन भी होगा। और ये सिर्फ जंपिंग बोर्ड है, ये जो भी कोशिश हुई, जो भी हुआ, ये सिर्फ 2023 के लिए हुआ है। 2023 में भारतीय जनता पार्टी का तेलंगाना में गवर्नमेंट बन जाएगी। तो ये आपने सुना नेहा कि ये एक सेमीफाइनल है जो कहना है बीजेपी के नेताओं का, क्योंकि ये 2023 की तैयारी है जब यहाँ विधानसभा के चुनाव हैं और यहाँ पर जो तेलंगाना में अगर बीजेपी को अपना खाता खोलना है सरकार बनाने का, तो वो उसका जो रोड है वो यहीं से जीएचएमसी के चुनाव से होके जाता है। और ये बात भी सही है कि आने वाले जो बंगाल के चुनाव हैं उसका भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ओवैसी के घर में और देखिए संजय, ये भी साफ है कि 43 सीटों पर जिस तरह से रुझानों में आगे बीजेपी चल रही है, तो ओवैसी के गढ़ में बीजेपी साफ तौर पर अपना दम दिखाती हुई नजर आ रही है, जो कि बीजेपी के लिए फिलहाल एक अच्छी खबर है। इस बीच ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में बीजेपी अब तक हुए तमाम चुनावों से अच्छे नतीजे लाएगी, इसके अनुमान जताए जा रहे थे। लेकिन मतपेटी खुलने के बाद बीजेपी के पक्ष में जिन निकलेगा, ये अंदाजा बहुत कम लोगों को था। जीएचएमसी के रुझान जैसे ही आने शुरू हुए, बीजेपी उभरती चली गई, तो सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति के साथ ही कांग्रेस, ऑल इंडिया एमआईएम, तेलुगु देशम पार्टी पिछड़ती चली गई। हालांकि जैसे जैसे मतों की गिनती आगे बढ़ी, टीआरएस सबसे बड़ी पार्टी बनती दिखी, जबकि बीजेपी और ओवैसी की पार्टी में दूसरे नंबर के लिए होड़ लगने लगी। बीजेपी ने जिस आक्रामक तरीके से ये चुनाव लड़ा था, उसके बाद से ही ये चर्चा शुरू हो गई थी कि आखिर केंद्र में सरकार चलाने वाली पार्टी के लिए हैदराबाद की लड़ाई इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में वोटों की गिनती जैसे जैसे आगे बढ़ी, बीजेपी के दफ्तर में हलचल तेज होने लगी। रुझानों में ही ऐतिहासिक जीत की आहट पाकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खुशी मनाना शुरू कर दिया। एक तरफ जहां बीजेपी दफ्तर में अब तक के बेहतर नतीजों की आहट से सरगर्मी बढ़ गई, तो दूसरी तरफ टीआरएस के दफ्तर पर कार्यकर्ताओं का टोटा नजर आने लगा। ये दो तस्वीरें नतीजे आने से पहले ही बदली सियासी हवा की कहानी बयां करने लगी। हालांकि दोपहर बाद फिर से टीआरएस वापसी करती नजर आई। ये चुनाव भले ही नगर निगम के हों, बीजेपी जिस आक्रामकता से इस सियासी समर में उतरी, उससे पूरे देश की निगाहें इस पर जम गई। देश के किसी भी नगर निगम चुनाव को बीजेपी ने पहली बार इतनी आक्रामकता से लड़ा। चुनाव प्रचार के लिए पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को छोड़कर अपनी पूरी फौज उतार दी। चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह हैदराबाद पहुंचे। इसके अलावा पार्टी ने स्मृति ईरानी, प्रकाश जावड़ेकर, तेजस्वी सूर्या, देवेंद्र फडणवीस सरीखे नेताओं को भी चुनाव प्रचार में उतारा। सवाल उठता है कि स्थानीय निकाय के चुनाव में बीजेपी ने इतनी बड़ी ताकत क्यों झोंक दी। क्या हैदराबाद नगर निगम के चुनाव के जरिए बीजेपी किसी बड़े उद्देश्य पर निशाना साधने की तैयारी में थी? असल में बीजेपी इस चुनाव को तेलंगाना में होने वाले विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर भी देख रही है। हालांकि तेलंगाना में 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले बीजेपी ने इसे अपनी स्थिति मजबूत करने के मौके में बदलने की ठान ली। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम देश के सबसे बड़े नगर निगमों में एक है। इस नगर निगम में हैदराबाद, रंगारेड्डी, मेडचल, मल्काजगिरी और संगारेड्डी समेत 4 जिले आते हैं। इस नगर निगम के अंदर 24 विधानसभा सीटें और 5 लोकसभा सीटें आती हैं। यानी तेलंगाना पर राज करने के लिए बीजेपी ने हैदराबाद नगर निगम का रास्ता चुना, लेकिन बीजेपी के लिए ये रहा केवल तेलंगाना पर आकर ही खत्म नहीं होती। बीजेपी भले ही खुद को भारत ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी सियासी पार्टी कहती हो, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि दक्षिण भारत अभी भी उसके लिए मुश्किल चुनौती बना हुआ है। कर्नाटक को छोड़ दे तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल में बीजेपी का ज्यादा प्रभाव नहीं है। इन राज्यों में बीजेपी अपने दम पर कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ सकी है। इन राज्यों में बीजेपी को हमेशा सहयोगियों की तलाश रहती है। इसलिए जीएचएमसी के चुनाव में परचम लहराकर दक्षिण भारत के अभियान को मजबूत करना चाहती है। बीजेपी के लिए कर्नाटक के बाद तेलंगाना में पार्टी को मजबूत करने का बड़ा मौका है, लेकिन बीजेपी इसे सिर्फ तेलंगाना या हैदराबाद तक ही सीमित नहीं रखना चाहती। बीजेपी बिहार के बाद तेलंगाना के रास्ते अब अपनी जीत के विजय पर्व को बंगाल तक ले आना चाहती है। वो अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों को ये संदेश भी देना चाहती है कि ओवैसी की मान में जाकर उसने उसे कड़ी चुनौती दी और उसके खिलाफ मजबूत चुनाव लड़ा।
बंगाल में कुछ महीनों के बाद चुनाव होने हैं, लेकिन इसके बाद पार्टी का विस्तार दक्षिण में करने का मिशन जब शुरू होगा तो बीजेपी फिर से तेलंगाना में ही जोर लगाएगी, ये तय है। इसकी भी खास वजह है, पिछले 2 साल में बीजेपी ने तेलंगाना में अपनी स्थिति बेहतर की है। तेलंगाना में 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को महज 1 सीट मिली। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 4 सीटों पर जीत मिली। यही नहीं, कई सीटों पर पार्टी की पहले से बेहतर स्थिति रही। पार्टी की बढ़ती पैठ के बाद बीजेपी ने रणनीति के तहत टीआरएस पर भ्रष्टाचार और वंशवाद के आरोप लगाए। चूंकि ओवैसी की एआईएमआईएम की स्थिति भी हैदराबाद से बाहर मजबूत नहीं है, इसलिए बीजेपी को तेलंगाना में अपनी जड़ें जमाने का ये सही मौका लग रहा है। और जैसा कि लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि टीआरएस 51 सीटों पर और बीजेपी फिलहाल 43 सीटों पर आगे चल रही है। आप समझ सकते हैं कि बीजेपी का प्रदर्शन कितना बेहतरीन रहा है हैदराबाद नगर निगम के चुनाव में। सीधा रुख करना चाहेंगे एक बार फिर से विक्रांत का। विक्रांत, जिस तरह का प्रदर्शन बीजेपी का रहा है अभी तक, क्या वो एक तरह से तेलंगाना के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की सियासी जमीन को मजबूत कर रहा है? देखिए, बिल्कुल बीजेपी ने इस चुनाव को इसी तरीके से लड़ा था क्योंकि एक बड़ा वैक्यूम यहाँ तेलंगाना की राजनीति में, और वो वैक्यूम है कि कोई मजबूत विकल्प यहाँ पर विपक्ष के लिए नहीं था। और कांग्रेस राज्य में बिल्कुल पूरी तरीके से लगभग खत्म हो चुकी है। पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, पार्टी किसी चुनाव में दिखाई नहीं देती। और एआईएमआईएम और पर यह आरोप लगाती है बीजेपी कि वो सरकार के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहा है। और आरोप इसलिए भी लगाती है कि 51 सीटें 150 में से एमआईएम लड़ा और बाकी सीटों पर वो अपने उम्मीदवार नहीं खड़े करते। तो निश्चित तौर पर एक जो वैक्यूम विपक्ष के लिए था उसको भरने की बीजेपी कोशिश कर रही है, और उसकी निगाह जो है वो अगले विधानसभा चुनाव पर ही है। पार्टी के कार्यकर्ता भी इस तरीके की बात बोलते हैं। क्या आप लोगों को लगता है कि अगले विधानसभा चुनाव तक बीजेपी राज्य की सबसे बड़ी पार्टी हो जाएगी जो टीआरएस को टक्कर देगी विपक्ष के रूप में? बिल्कुल सर जी, आने वाले समय में 2023 में बीजेपी पक्का बनेगी और सीएम भी हमारा रहेगा, ऐसी आशा है। क्योंकि हमने हैदराबाद में दिखा दिए अभी जेएसएमसी में चमत्कार, क्योंकि हैदराबाद में बीजेपी का नामो निशान नहीं था और अभी हम 40-50 पे पार करने जा रहे हैं। और अभी और बाकी टाइम है, 5 बजे का टाइम पिक्चर बाकी है, तो हम एकदम सीएम हमारा बीजेपी का बनेगा। लेकिन सीटें तो उतनी नहीं आ रही जितना दावा करते थे कि हमारा मेयर बनेगा, 100 से ज्यादा सीटें जीतेंगी, वैसा होता हुआ तो दिखाई नहीं दे रहा। वो सर ऐसा इसीलिए नहीं हुआ था क्योंकि एमआईएम और टीआर दोनों मिलकर चुनाव लड़ी ना, और हम हमारे दम पे लड़े हैं और हमारे दम पे सीट आ रही है। हम किसी का हाथ नहीं मिलाए, किसी से हम दोस्ती नहीं करें। तो नेहा, ये साफ कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि बीजेपी जो है वो एक विपक्ष का जो वैक्यूम था उसे अगले विधानसभा चुनाव से पहले भर देगी, और इस चुनाव ने कहीं ना कहीं एक नई ऊर्जा कार्यकर्ताओं को दी है। बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी कार्यकर्ताओं को एक नई ऊर्जा देने का काम ये चुनाव करता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच हैदराबाद नगर निगम में बीजेपी के अब तक के प्रदर्शन को पार्टी नेता तेजस्वी सूर्या ने बड़ी कामयाबी बताया है। 2000 अब पहले चुनाव में हमारा पूरा सीट 4 था, वी वर ओनली एट 4। आज हम 40 के आसपास आ रहे हैं, एंड आई एम श्योर वी विल क्रॉस मोर देन दैट। दिस इज अ बिग विक्ट्री फॉर द पार्टी। ये पूरा जो बहुत बड़ा संदेश है कि भारतीय राजनीति में और विशेष तौर पर दक्षिण भारत में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का जो अफेक्शन है, लोगों का जो विशेष तौर पर सपोर्ट है, इसका एक बहुत बड़ा डायरेक्शन है और बहुत बड़ा रिफ्लेक्शन है लोगों का अफेक्शन और फेथ। सीधे रुख करेंगे हमारे संवाददाता संजय तिवारी का। संजय, हमने तेजस्वी सूर्या को सुना, और क्या इस बात को माना जाए कि जिस तरह से बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों को और अपनी जो टॉप लीडरशिप थी उसको जिस तरह से इन चुनावों में जमीन पर उतारा, उसका साफ फायदा बीजेपी को रुझानों में मिलता हुआ दिख रहा है? बिल्कुल, रुझानों में फ़ायदा भी मिलता हुआ दिख रहा है। और एक बात और नेहा देखने की बात होगी कि अब आने वाले समय में इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होने जा रहा है। ये जो जीएचएमसी के चुनाव हैं, इसने साफ तौर पर ये जो तेलंगाना में सत्तारूढ़ के जो टीआरएस है उसको स्पष्ट कर दिया है कि अब बीजेपी से उसका मुकाबला है। और बीजेपी से जब मुकाबला है तो जाहिर तौर पर केसीआर अब जो मुख्यमंत्री यहाँ पर हैं वो आने वाली रणनीति, यानी वो थर्ड फ्रंट या इस तरह की कुछ रणनीति पर बात कर रहे हैं। जहां मुझे जानकारी है उनकी ममता बनर्जी से और वो स्टालिन से भी उन्होंने संपर्क करने की कोशिश की है। वो कोशिश में है कि अब एक ऐसा मोर्चा खड़ा होना चाहिए जो बीजेपी को दक्षिण भारत में घुसने से रोक सके। ये सबसे अहम चीज़ होने वाली है। मैं आपको एक बात और बताऊं कि हमारी जो यहाँ पर जो मुख्यमंत्री के बेटे हैं केटीआर,
जो शहरी विकास मंत्री भी हैं उनसे भी बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा कि अब ये इलेक्शन का रिजल्ट आ जाने दीजिए, उसके बाद आपको बहुत सारी असर दिखेंगे और बीजेपी के खिलाफ कैसे केसीआर जो है वो आगे बढ़ते हैं वो आपको नजर आएगा सरफेस पे। तो यानी वो पूरी तैयारी में है। अब वो बीजेपी से, जैसे हम संसद में पहले देखते थे कि राष्ट्रपति का चुनाव हो या नोटबंदी हो, टीआरएस ने बीजेपी की सरकार को हमेशा सपोर्ट किया, कई मुद्दों पर उन्होंने सपोर्ट किया। राष्ट्रपति बनाने में भी बीजेपी के जो बिल्कुल, लेकिन अब टीआरएस के लिए वो विकल्प नहीं बचेगा संजय, साफ तौर पर, क्योंकि टीआरएस को सीधा सियासी चुनौती देती हुई बीजेपी नजर आ रही है। इस बीच हैदराबाद नगर निगम चुनाव में बीजेपी की तैयारियां देखकर ये लग रहा था कि इस बार मुकाबला त्रिकोणीय होने वाला है। लिहाजा चुनावी प्रचार के दौरान बीजेपी ने अपने विरोधियों टीआरएस और एआईएमआईएम पर जमकर निशाना साधा था। तीनों पार्टियों के बीच की तल्खियां उनके बड़े नेताओं के बयानों में झलकी। खासकर बीजेपी और एमआईएम के बीच तो एक दूसरे पर काफी आक्रामक अंदाज और तेवरों में जमकर आरोप प्रत्यारोप लगाए गए। कई राज्यों में अपनी रणनीति की वजह से सियासी शतरंज पर बाजी पलट देने में माहिर बीजेपी इस बार हैदराबाद निकाय चुनाव के रण में बड़े उलटफेर के इरादे से उतरी थी। चुनाव प्रचार के दौरान भी बीजेपी के धुरंधरों ने विरोधियों की पेशानी पर बल ला दिए थे। गृह मंत्री अमित शाह ने तो चुनाव के नतीजों से पहले ही ये दावा कर डाला कि इस बार ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम में मेयर बीजेपी का ही होगा। पूरे रोड पर जहां पर भी गए 1 इंच भी जगह खाली नहीं दिखाई पड़ती थी और मुझे भरोसा है रोड शो को देखकर कि इस बार भारतीय जनता पार्टी सीट बढ़ाने के लिए, संगठन बढ़ाने के लिए नहीं लड़ रही है। इस बार चुनाव के बाद हैदराबाद में मेयर भारतीय जनता पार्टी का होगा। पुराने हैदराबाद शहर को ओवैसी की पार्टी का गढ़ माना जा रहा है और असदुद्दीन ओवैसी अब तक अपने किले को दूसरी पार्टियों की सेंधमारी से बचाते रहे। लेकिन बीजेपी इस बार पुराने हैदराबाद शहर में चुनावी कैंपेन के दौरान ओवैसी और उनकी पार्टी को रोहिंग्या शरणार्थियों के मुद्दे पर घेरने में कामयाब रही। तेलंगाना को कौन पाकिस्तान के साथ जोड़ने की बात करता था वो भी आपको मालूम है। इसका जवाब पहले ओवैसी। बीजेपी ने चुनाव प्रचार के दौरान पुराने हैदराबाद में रोहिंग्या शरणार्थियों का मुद्दा बनाया। बीजेपी ने ओवैसी को जिन्ना का अवतार कहा तो ओवैसी ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी लोगों को बांट रही है। इतना ही नहीं, ओवैसी ने रोहिंग्या शरणार्थियों वाले आरोपों पर बीजेपी से सबूत मांगा और बीजेपी पर अयोध्या में बाबरी मस्जिद तोड़ने का आरोप भी चढ़ दिया था। रोड ट्रैफिक के मसले पर बात होनी चाहिए, मगर ये बल्दिया का इलेक्शन ऐसा इलेक्शन हो गया कि ऐसा लग रहा कि आप और हम बैठकर अब भारत का एक नए वजीर आजम बनाने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी की जगह पर। अरे बीजेपी की तरफ से रोज कोई ना कोई मिनिस्टर आता है हैदराबाद को, कभी ये मिनिस्टर तो कभी वो मिनिस्टर, बहरहाल पूरे के पूरे उतर गए यहाँ पर। उनको दिल्ली से ज्यादा हैदराबाद पसंद आ गया। हैदराबाद निकाय चुनावों के प्रचार के दौरान बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हैदराबाद के नाम को बदलकर भाग्यनगर रखने वाला बयान ओवैसी को चुभा तो ओवैसी ने भी योगी आदित्यनाथ के बयान पर पलटवार किया था। लोग मुझसे पूछ रहे थे क्या हैदराबाद भाग्यनगर हो सकता है? मैंने कहा क्यों नहीं, हैदराबाद को भाग्यनगर बना करके फिर से विकास की नई उपलब्धियों में पहुंचाना है। हैदराबाद का नाम बदल देते, अरे तुम्हारी नस्लें खत्म हो जाएंगी, हैदराबाद का नाम हैदराबाद रहेगा इंशाअल्लाह होगा। हर जगह नाम बदल देंगे, अरे तुम्हारा नाम बदल जाएगा मगर हैदराबाद का नाम नहीं बदलेगा इंशाअल्लाह। बीजेपी की धुरंधर फौज ने टीआरएस और एमआईएम को घेरने का एक भी मौका नहीं छोड़ा। हर मुद्दे पर बीजेपी के हर बड़े नेता ने विरोधियों पर तीखे प्रहार किए। मेरे आने के पहले ये कहा गया कि गली के चुनाव के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहा है। 74 लाख वोटर्स, 5 लोकसभा सीट्स, 24 विधानसभा एंड मोर देन 1 करोड़ पॉपुलेशन, और ये इनको गली दिखती है। दरअसल कर्नाटक के अलावा दक्षिणी राज्यों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल में बीजेपी की बहुत ज्यादा मौजूदगी नहीं है और तेलंगाना में बीजेपी केसीआर और ओवैसी के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी है।
लिहाजा वो ग्रेटर हैदराबाद के नगर निगम चुनाव में अपनी अब तक की मेहनत का परीक्षण कर लेना चाहती है। और इस वक्त बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। जिला विकास परिषद यानी कि डीडीसी चुनावों में प्रचार करने के लिए उधमपुर पहुंची स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला किया। उधमपुर के खून इलाके में प्रचार के दौरान स्मृति ईरानी ने विपक्ष के बनाए गठबंधन गुपकर पर भी निशाना साधा। इस दौरान केंद्रीय मंत्री का लोगों ने जोरदार स्वागत किया। स्मृति ईरानी डीडीसी चुनाव की उम्मीदवार जूही सिंह के प्रचार के लिए उधमपुर पहुंची थी। प्रचार के दौरान कांग्रेस पर हमला करते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि कोरोना काल में मोदी सरकार ने हर गरीब की मदद की, क्योंकि बीजेपी का लक्ष्य सबका साथ सबका विकास है। कोरोना के इस विपदा के काल में गरीब माताओं के बैंक के खाते में 1500 रुपए अगर भेजा किसी ने, तो वो मोदी ने भेजा, गुपकर गैंग ने नहीं भेजा। मुफ्त का राशन अगर किसी ने दिलवाया, जो अब तक भी आया है, तो वो मोदी ने दिलवाया, गुपकर गैंग ने नहीं दिलवाया। आज जनता जनार्दन दिल पर हाथ रखकर कह दे कि अगर इन चोरों की सरकार होती तो क्या वो अनाज आप तक पहुंचता?